गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेसेस इन बीम। इससे पहले हमने टॉर्शन पढ़ा है। हमने ये देखा था टॉर्शन के कारण कैसे स्ट्रेसेस आते हैं। आज हम लोग स्ट्रेसेस देखेंगे बीम मेंबर में। तो जो टॉर्शन में जो मेंबर हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट। ठीक है। और यहाँ जो हम लोग मेंबर यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे बीम। तो कैसे हम लोग किसी को बीम किसी को शाफ्ट बोलते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बीम बना हुआ है जो 3D में एक बीम बना हुआ है। ये बीम इसके ऊपर आने वाले ट्रांसवर्स लोड को रजिस्ट करेगा, है ना। यही करता है बीम। तो ये बीम इसको फ्लेक्सर एक्शन के थ्रू रजिस्ट करेगा। ठीक है, फ्लेक्सर एक्शन। इसीलिए हम लोग इसको फ्लेक्सर मेंबर या बीम, ये दोनों हम लोग बोलते हैं। तो बीम में जब ऐसा लोड रजिस्ट करता है बीम, तो उसमें कितने टाइप के स्ट्रेस आते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो एक तो नॉर्मल स्ट्रेस आता है और दूसरा शियर स्ट्रेस आता है। तो ये दोनों स्ट्रेसेस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि कैसे आता है, कितना आता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं कि जब, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इस डायरेक्शन में जो ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ एक लोड मैंने लगाया हुआ है इसी प्लेन पे। बट ऐसा कभी नहीं होता। इन जनरल वो सब जगह लग रहा होता है इस पूरे सरफेस में। कौन से सरफेस में, कौन से प्लेन पे ये लोड लग रहा है? ZX प्लेन जो दिख रहा है आपको ये। आप कुछ बात यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने का जो पॉजिटिव राइट हैंड रूल है, तो x अगर आप यहाँ लेंगे और y ऐसा लेंगे तो z आपका इस डायरेक्शन में ही आएगा। अगर आप इसको उल्टा लेंगे तो z उधर चला जाता है। ठीक है। तो पॉजिटिव राइट हैंड रूल के हिसाब से ही आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करेंगे, जिससे आपको बाकी जगह सिमेट्री मिलेगी। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर लोड लगने से भी क्या होगा, जो इसके सारे सपोज इसको मैं छोटे छोटे पतले पतले शीट में काट दूं इस पूरे बीम को, तो इन सारी शीट्स का बिहेवियर सेम है। तो अगर हम किसी एक शीट को एनालाइज कर लें जो ये वाली है, तो इससे हम बाकी के शीट का भी एनालिसिस या बिहेवियर हम लोग ट्रैप कर सकते हैं। तो इस अजम्पशन पे कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, हम लोग ये 3D स्ट्रक्चर को, जो रियल में एग्जिस्ट करता है जो 3D, उसको हम लोग 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए जो x y z में था, अब वो x और y प्लेन में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2D स्ट्रक्चर हो गया। अब हमको नहीं पता कि वो 3D में क्या होना है। ठीक है। तो अब हम लोग अब हम देखेंगे कि अगर हमको कोई क्वेश्चन में पूछता है या हमको फेलियर के लिए पूछता है कि आपको इस पॉइंट पे बीम के क्या स्ट्रेसेस होंगे, कौन कौन से स्ट्रेसेस होंगे, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके लिए हमको फॉर्मूलेशन डेवलप करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बीम को एक लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इस बीम के CG से होकर गुजरती है। ठीक है, CG से। और उसके बाद हम ये बोलते हैं, नहीं CG से अभी नहीं गुजारते, एक लाइन है जहां पे स्ट्रेस 0 आएगा एक्चुअली। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने दो लाइन खींची हैं जो इसके परपेंडिकुलर हैं, इस रेड लाइन के। क्लियर। तो और जो दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, dx डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं। तो अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो हमारा ये एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये है ना। तो जब बीम में लोड लगेगा, लोड लगने से बीम बेंड होगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने से अब आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन वाला फाइबर है वो अब ऐसा बेंड हो गया है। और एक कंडीशन है जो अभी भी फॉलो हो रही है कि ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जिसके बेसिस पे ये पूरी थ्योरी
टिकी हुई है। इसी को हम लोग आयलर बर्नौली बीम भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये थ्योरी का जो ये मेन अजम्पशन है ये आयलर बर्नौली ने इसी के बेस पे ये थ्योरी दी थी। क्लियर? तो ये आपके पास अब ये सिस्टम बन गया। अब इसमें एक अजम्पशन और लेंगे हम लोग, ये हम बोलेंगे कि सपोज ये पीछे अगर एक्सटेंड करें हम लोग तो एक ऐसी जगह जाके मिल जाता है जो इस सर्कल के इसका सर्कल का ओरिजिन है ना, और इसका रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर। तो ये कहाँ से कहाँ तक का है रेडियस, ये यहाँ तक का पूरा, ठीक है। तो ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर आ गया। अब अगर मैं ये बोलूं कि बैंड होने के बाद यहाँ पे ये आ गया डी एस, तो और ये एंगल है डी थीटा, तो मैं ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि r टाइम्स ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू डी एस, है ना। ये हमारे जनरल ज्योमेट्री 10th की ज्योमेट्री से ये क्लियर है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि बीम के बाकी डायमेंशन की तुलना में ये डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, तो डी एस और डी एक्स ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे को एक रिलेशन मिलेगा आर डी थीटा इक्वल्स टू डी एक्स, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/r इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये हमारा फाइनली रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। मतलब एक्चुअली आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कर्वेचर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग मूवमेंट और कर्वेचर में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। अब ये आ गया। अब बेसिकली मेरे को स्ट्रेस और स्ट्रेन टर्म्स को रिलेट करना है। तो जब लेंथ चेंज हो रही है तो क्या आएगा वहाँ पे, स्ट्रेन तो आ ही रहा होगा तभी लेंथ चेंज हो रही है। तो सपोज इस रेड लाइन से ऊपर y डिस्टेंस पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ जिसकी लेंथ है L1 लेंथ का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये L1 लेंथ कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा r माइनस वाई। तो सिंपल मैथमेटिक्स है r माइनस वाई टाइम्स ऑफ थीटा। तो जब मैं इसकी वैल्यूज यहाँ रखूंगा तो ये होगा r डी थीटा माइनस वाई टाइम्स ऑफ डी थीटा। सो r डी थीटा तो आपको पता है क्या होता है, r डी थीटा इज नथिंग बट डी एक्स, और y डी थीटा क्या होगा, तो मैं डी थीटा की यहाँ वैल्यू रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा y टाइम्स ऑफ y अपॉन r टाइम्स ऑफ डी एक्स। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे आप लोग देखिए ओरिजिनल बीम में y डिस्टेंस पे अगर मैं ये एलिमेंट लूंगा तो इसका ओरिजिनल लेंथ पहले क्या रहा होगा dx, अब क्या हो गया है dx से कुछ कम, ठीक है। सो dx से जो कम हुआ है, जो अमाउंट dx से कम हुआ है वही क्या है, चेंज इन लेंथ। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ दैट इज माइनस वाई अपॉन आर इंटू डी एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ dx। तो स्ट्रेन की वैल्यू मिल गई मेरे को यहाँ पे, दैट इज y माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन r। सो दैट इज द स्ट्रेन वैल्यू। अब स्ट्रेन मिल गया, नाउ आई विल ट्राई टू इस्टेब्लिश द स्ट्रेस वैल्यू, है ना। सो अब स्ट्रेस, एक मिनट, हाँ एक्चुअली इसके लिए मैंने पहले प्रिपेयर किया हुआ था, वो
एक वीडियो बना लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे, लेट मी ट्राई कि वो पेस्ट होता है क्या। ओप्स, कोई बात नहीं। तो नाउ अब हमको स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। तो स्ट्रेस क्या होता है, ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन विल गिव यू स्ट्रेस, और स्ट्रेन की क्या वैल्यू है, ई टाइम्स ऑफ माइनस वाई अपॉन आर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ई टाइम्स ऑफ कापा वाई, क्योंकि 1 अपॉन आर इज कापा। ठीक है, सो ये आ गया स्ट्रेस का रिलेशन, माइनस ई टाइम्स ऑफ कापा वाई। नाउ अनदर रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है, अब हम ट्राई करेंगे जो वो रेड लाइन है जिसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे हैं, उसके पोजीशन को फिक्स करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बीम है, ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, ओके, लेट मी डू, प्लीज बियर इट विथ मी, लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग so that I can explain you over there. So you just bear it with me. Okay. ओके, नाउ इससे थोड़ा सा डायग्राम क्लियर हो जाता है। नाउ सपोज अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग इस सेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको हम लोग 2D में कुछ ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ इसके एक प्लेन सेक्शन का एनालिसिस करेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, लेकिन वो रियलिटी में है क्या, वो हमारे अजम्पशन में हमने बस उसको बोला है 3D 2D, लेकिन वो रियलिटी में क्या है, 3D। तो हमने बोला कि अगर इसमें स्ट्रेस आ रहा होगा तो वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, और यहाँ से रेड लाइन जा रही होगी। ठीक है, तो इस पूरे सेक्शन को, ये हाफ सेक्शन है, तो इस पूरे सेक्शन को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा, इसको अपना फोर्स मेंटेन करना पड़ेगा। सो वट एवर इज द कंप्रेशन इज शुड मस्ट बी इक्वल टू टेंशन, ऐसा ही है। तो क्योंकि इस पूरे सेक्शन में एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम जो भी फोर्स होगा, जो सपोज वाई एलिमेंट पे अगर मैं लिखना चाहूँ फोर्स, तो वो कितना होगा, सिग्मा एक्स जो वहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है मल्टीप्लाइड बाई एरिया, क्लियर, और इसका एरिया इंटीग्रल, ये होगा फोर्स। और ये कितना होना चाहिए, ये फोर्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सटर्नल और कोई फोर्स नहीं है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्लियर। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से ऊपर से पुट करूँगा तो वो क्या आएगा, माइनस ई टाइम्स ऑफ कापा वाई इंटू डी ए इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू 0। ई और कापा तो वाई के साथ वेरी नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, तो उनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया ई टाइम्स ऑफ कापा इंटू वाई डी ए इक्वल्स टू 0। तो वाई डी ए क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, जिसका ये मतलब है कि ये रेड लाइन कहाँ से पास होगी, ये रेड लाइन ऐसे जगह से पास होगी जो उसका सीजी हो, क्लियर, सेंट्रॉइड हो, ताकि वो उनको बैलेंस कर सके, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट हमारा फर्स्ट लोकेशन जिससे हमने फिक्स किया न्यूट्रल एक्सिस को। तो हमेशा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास करेगा, इट इज़ बेसिकली अ न्यूट्रल प्लेन, क्योंकि इस 3D में जैसे आपको दिखेगा वो इसके लिए लाइन है, इस
के लिए, लेकिन वो बेसिकली एक प्लेन है जो ऐसा पास हो रहा है। इस पूरे बीम में वो ऐसा पास हो रहा है। ये है न्यूट्रल प्लेन। क्लियर? ये पिक्चर क्लियर दिख रही है ना आपको? अब हम लोग मूवमेंट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मूवमेंट बेसिकली क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, सो मूवमेंट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स इंटू डी ए, ये हमारा फोर्स हो गया, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो ये हमारा मूवमेंट हो गया, स्मॉल मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग को टोटल मूवमेंट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और सिग्मा एक्स की वैल्यू जब मैं ऊपर से रखूंगा तो इट विल गिव यू समथिंग लाइक ई टाइम्स ऑफ कापा वाई स्क्वायर डी ए, एंड एवरी वन ऑफ यू नोज वाई स्क्वायर डी ए क्या है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। क्लियर? सो यू विल सब्सटीट्यूट ओवर हियर m अपॉन आई। सो ये हो गया m अपॉन आई इज इक्वल टू e अपॉन r. So this will become positive. Okay, this will become positive. My pencil is not working from this point, so next lecture में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा और उसी के आगे फिर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके